सबसे पहले मैं अपने देश के न्यायिक व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला राहुल गांधी के फेवर में आया, इसका मैं भी पुरजोर समर्थन करता हूं। जैसा नाम रखा गया उसी हिसाब से काम भी हो रहा है। हमारे बड़े नेताओं ने इंडिया इस गठबंधन का नाम रख के बहुत ही दूरदर्शी फैसला लिया। इंडिया वो है जो लोगों के दिलों में बसता है, लोगों की धड़कन में है। और इंडिया नाम देने के बाद जो आप देख रहे हैं कि फैसला भी हमारे महागठबंधन के फेवर में आ रहा है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे राहुल गांधी को जो सदस्यता को बहाल करने का मामला हो, ये दलित समाज की निशानी नहीं है। किसी का जात देखकर, किसी का धर्म देखकर, किसी की भाषा देखकर, किसी का नस्ल देखकर उसकी हत्या की जाए। भारत दुनिया को संदेश देने वाला है, अमन का, शांति का, भाईचारे का। ये बुद्ध की सरजमी रही है, ये महावीर की धरती रही है, ये हमारे महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ गौडसे का अन्याय नहीं चलेगा। एकता तो है, इतने नीतीश कुमार के एक आह्वान पर इतने दल एक साथ आ गए, ये एकता का परिचय ही तो है और एकता कायम रहेगा। और अगर एकता न रहेगा तो फिर हम देश को नहीं बचा पाएंगे ना। ये सभी दल समझ रहे हैं कि अगर देश को बचाना है तो इंडिया को ही जिताना होगा। 65% हिंदू वेयर अगेंस्ट टू भाजपा। अगर ये देश सेकुलर बना, देश जमहूरियत बना, ये देश अगर सेकुलर जमहूरियत को बनाने का श्रेय अगर है तो हम अपने हिंदू भाइयों को देते हैं। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने हैं जदयू के वरिष्ठ नेता वो अनुसरवन समिति के जिला उपाध्यक्ष, सैनिक कल्याण अनुसरवन समिति के जिला अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अकील अख्तर हैं। इनसे मैं बात करना चाह रहा हूं, रूबरू होना चाह रहा हूं। ये बेबाकी से अपनी बात और पार्टी की बात रखते हैं। अभी राजनीतिक माहौल गर्म है, राजनीतिक पर ही मैं इनसे चर्चा करने जा रहा हूं। जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे काल से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। सेना से अवकाश प्राप्त होने के बाद इन्होंने सामाजिक कार्य के साथ जदयू पार्टी ज्वाइन किया और जदयू पार्टी में अभी तक काम कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्हीं मुद्दे को लेकर मैं जदयू के वरिष्ठ नेता सैयद मोहम्मद अकील अख्तर से रूबरू हो रहा हूं, बातचीत करना चाह रहा हूं बेगूसराय फ्रंट लाइन में। अकील जी, आपका स्वागत। मैं अपने तरफ से फ्रंट लाइन की पूरी टीम का खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने जदयू कब ज्वाइन किया? आप एयरफोर्स से अवकाश होने के बाद आए तो आपने जदयू को क्यों ज्वाइन किया? मैं एयरफोर्स से आने के बाद 2005 अप्रैल का महीना था और उसी महीना सबसे पहले मेरा इरादा था कि मैं जब एयरफोर्स से डिस्चार्ज लेके अपने समाज में, अपने गांव, अपने शहर, अपने सूबा में जाऊं तो एक सियासी पार्टी में ज्वाइन करूं, सियासी पार्टी का इंतखाब करूं। और वो सियासी पार्टी हमारे लिए जेडीयू से बेहतर कोई और नहीं था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बेहतरीन लीडर थे, जिनके लीडरशिप में हमें यकीन था कि बिहार का विकास होगा और उन्होंने इस चीज़ को साबित भी किया। इसलिए वो हमारे आदर्श थे, हमारे असूल थे, हमारी सोच थी। और उसी सोच के बिना पर मैंने नीतीश जी का चयन किया, उनकी पार्टी का चयन किया। नीतीश जी के विकास को देखकर, अच्छे कामों को देखकर उनकी ओर आप आकर्षित हुए? ऑब्वियसली आप सही फरमा रहे हैं। नीतीश कुमार जो लीडर हैं वो सभी वर्गों का है, सभी संप्रदाय का है, सभी बिरादरी के हैं, सभी ज़ात के। इन्होंने कभी समाज को नहीं बांटा, जिसकी ज़रूरत बिहार नहीं पूरे मुल्क के अंदर है कि ऐसा लीडर मुल्क को चाहिए जो मुल्क को जोड़े, मुल्क को तोड़े नहीं। ये कभी किसी से नफरत की बात नहीं किए हैं। आप जानते हैं किसी वर्ग को वोट दिया या किसी वजह से न भी दिया, उसके भी नेता बने रहे, उसके हित में भी फैसला लेते। तब से जब से ज्वाइन किया अब तक आप जदयू से ही जुड़े हुए हैं? हाँ, हम जदयू से ही जुड़े हुए हैं। हमारे लिए पहली पार्टी है और आखिरी पार्टी है। आप जदयू में अभी किस पद पर हैं? देखिए, मैं जदयू के अंदर विभिन्न ओहदे पर रहा, लेकिन जब से मैं सैनिक कल्याण कमेटी जिला अनुसरवन का उपाध्यक्ष हूँ तो जदयू का एक एक्टिव मेंबर की तरह मैं काम कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं
प्रदेश के पूर्व प्रदेश महासचिव था अखिलेश प्रकोष्ठ का, और उसी को मैं मान के काम करता हूँ और एक्टिव मेंबर मैं हमेशा था, हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा। जदयू में अभी विभिन्न पदों का विस्तार किया गया, आयोग में बहुत सारे लोगों नेता को दिया गया, क्या उस पद के लिए आप डिज़र्व करते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सियासत में आने का मामला है, मैं कभी इस लोभ से, इस लालच से, इस वजह से नहीं आया कि मुझे सांसद का टिकट मिले, मुझे विधायक का टिकट मिले, या मुझे किसी आयोग का चेयरमैन बनाया जाए या वाइस चेयरमैन बनाया जाए। मैं फुल्ली तौर पर समाज सेवा के लिए आया, और समाज सेवा के साथ साथ सियासत में मैंने जेडीयू का दामन पकड़ा, जेडीयू का दामन मैंने थामा, क्योंकि समाज के अंदर समरसता की ज़रूरत थी। तो सामाजिक समरसता के लिए मुझे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अवार्ड भी दिया गया। जिला के कई जो कमेटियाँ थी, जो सद्भावना कमेटियाँ थी, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। जिला से बाहर की कई कमेटियाँ थी, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। और जिला के अंदर मुझे सैन्य सम्मान से भी नवाजा, कई सैन्य सम्मान मिले। सैनिक जो सेवा मैंने किया, सेना में इतना लंबा अरसा दिया, उसके लिए मुझे लोग सम्मानित किए। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन कबल पटना में मैं आचार्य हाशमी अवार्ड में जो सामाजिक सद्भावना के लिए था, मेरा इंतखाब किया गया। मैं इकलौता पर्सन था पूरे बिहार का जिसको सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में एक बेहतरीन अवार्ड दिया गया, जिसमें मुझे एक पत्र, प्रशस्ति पत्र कहते हैं वो, एक मोमेंटो, साल ओढ़ाकर कुछ कैश रकम देकर मुझे सम्मानित किया गया। तो अगर मैं पार्टी के लिए और समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए सामाजिक तौर पर भी विभिन्न संगठन और व्यक्ति मुझे अवार्ड देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं इस बिना पर पार्टी के अंदर न था, न हूँ, न रहूँगा। लोग तो चाहते हैं जो पार्टी में जुड़ने के बाद उन्हें कुछ पद मिले, महत्वपूर्ण पद मिले, जो जनता की समस्या, लोगों की काम करने में आसानी हो। देखिए, यह तय करना हमारे बड़े नेता का काम है। हमारे बड़े नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन बाबू हैं, उनका है ये सोचना। हमारा काम है काम करते रहना। जब उनको मेरा काम नज़र में आ जाएगा, उनको लगेगा कि नहीं, एक मेरा बंदा है जो बेहतरीन तौर पर पार्टी के लिए, दल के लिए और समाज के लिए काम कर रहा है, तो वो मुझे भी अवार्ड देंगे, मुझे भी मेरे लिए भी सोचेंगे। वो उनका काम है। जो काम मेरा नहीं है उसके लिए सोच के मैं चिंतित हूँ कि हमको नहीं दिया तो पार्टी, मैं कोई लोभ से, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, मैं किसी लालच के बिना पर जेडीयू का दामन नहीं थामा हूँ, किसी लोभ के बिना पर नहीं थामा हूँ। मैं निस्वार्थ रूप से समाज का सेवा करता हूँ। जदयू से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? संतुष्ट, समाज हमें देखना है कि समाज के अंदर सद्भावना कैसे कायम रहेगा, समाज के अंदर समरसता कैसे कायम रहेगा, मेरा बिहार और मेरा राष्ट्र कैसे विकसित करेगा। असल वो टारगेट है। इंडिविजुअली विकास का सोचने वाले लोग तुच्छ सोच के होते हैं, छोटे सोच के लोग होते हैं। सिर्फ अपना विकास सोचते हैं कि हमको चेयरमैन बनाया जाए, मुझे विधायक बनाया जाए, मुझे एमएलसी बनाया जाए, या मुझे सांसद बनाया जाए। अरे ये काम बड़े लीडर्स का है। मौका अगर उनको मिलेगा, उनको लगेगा कि ज़रूरत है, देना चाहिए इससे, और समाज का भला। उनको लगेगा कि मांगा जाता है, आज के दौर में छीना जाता है। मेरे भाई, मैं तो आज तक नहीं मांगा हूँ सम्मान। मैंने मांगा, अभी जो मुझे अवार्ड मिला, पटना से मुझे फ़ोन किया गया कि आपका, ये तो सामाजिक क्षेत्र का था, राजनीतिक क्षेत्र की बताइए। हमारे बड़े नेता भी इन सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं। आप लोग समझते हैं कि उनकी नज़र नहीं है, उनकी पैनी नज़र रहती है कि आप क्या करते हैं। उन सभी के परिप्रेक्ष्य में, सभी के अनुसार ही वो डिसीजन भी लेते हैं। अब है कि महागठबंधन की सरकार है, कई दलों के साथ मिलकर सरकार चलाना पड़ रहा है। हमारे आदरणीय नेताओं को दिक्कत भी है, लेकिन वो सामंजस्य बैठा के काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जो हमने सोचे उससे बेहतर वो हमारे लिए सोच रहे हैं। जो हमने सोचे भी नहीं है उससे बेहतर हमको वो इनाम दे सकते हैं, और देंगे भी। और न भी देते हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। अभी 2 ऐतिहासिक फैसला आया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जो मोदी सरनेम प्रकरण में जो उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया था और 2 साल की सज़ा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया है। इस प्रकरण को आप क्या देखते हैं? इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने देश के न्यायिक व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ,
और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला राहुल गांधी के फेवर में आया, इसका मैं भी पुरजोर समर्थन करता हूं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यही फैसला बिहार में भी आया। पटना हाई कोर्ट ने जाति गणना जो है, जाति गणना नीतीश कुमार के फैसले को सही ठहराया और जाति गणना के लिए हरी झंडा दे दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करा रहे हैं। आप जानिए, उनका मन साफ है, उनके मन में किसी के खिलाफ रत्ती बराबर विद्वेष नहीं है, नफरत नहीं है। वो सबके नेता, मैं कई बार इसी को रिपीट कर चुका हूँ। जातिगत जनगणना से ये पता लगेगा किस जाति की क्या हालात है, क्या परिस्थिति है, किस स्थिति से वो जाति जी रहा है, उस जाति की इस्लाह, उसका सुधार, उसका जीवन स्तर को ऊपर कैसे किया जाए। बीजेपी वाले या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो विरोधी लोग हैं, वो अफवाह फैलाते हैं कि यह शरणों के विरोध में ये सोच इनकी, ऐसी बात नहीं है। जातिगत गणना से देखिए, एक चीज़ अच्छी तरह से आप जानते हैं, पत्रकार हैं, कि अगर समाज का अंतिम व्यक्ति सफल नहीं होता है, कामयाब नहीं होता, तरक्की नहीं करता है, तो हमारा समाज तरक्की नहीं करता है। और समाज का कोई वर्ग जो तरक्की से अछूता रहेगा, तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता है। जब तक हर वर्ग की तरक्की होगी, हर परिवार के अंदर खुशहाली आएगी, तभी हम डेवलप मुल्क का जो सपना गांधी जी का था, जो नेहरू जी चाचा जी का था, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, तभी पूरा हो। महागठबंधन का नया नाम जो इंडिया, ये संकेत क्या दे रहा है? अभी राहुल गांधी की संसदीय बहाली हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया और पटना हाई कोर्ट ने जाति जनगणना को भी जो हरी झंडा दे दिया। देखिए, जैसा नाम रखा गया उसी हिसाब से काम भी हो रहा है। हमारे बड़े नेताओं ने इंडिया इस गठबंधन का नाम रख के बहुत ही दूरदर्शी फैसला लिया। इंडिया वो है जो लोगों के दिलों में बसता है, लोगों की धड़कन में है। और इंडिया नाम देने के बाद जो आप देख रहे हैं कि फ़ैसला भी हमारे महागठबंधन के फेवर में आ रहा है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे राहुल गांधी को या जो सदस्यता को बहाल करने का मामला हो, तो ये नाम बड़ा शुभ संदेश दे रहा है। और इस शुभ संदेश के वजह से जो विपक्षी हैं, उनके अंदर बड़ी बेचैनी है, घबराहट है। इसका देश के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? 24 में लोकसभा का चुनाव है। 24 में आप अच्छी तरह जान लीजिए, इंडिया ही जीतेगा। इंडिया विल बी द विनर। महागठबंधन ही सरकार बनाएगी और हमारे नेता ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा बार बार कहती है हिंदू खतरे में है। अभी मणिपुर की घटना को देख लीजिए, हरियाणा में एक इमाम की हत्या हो गई, अब ट्रेन में किस ढंग से हत्या किया गया, ये सब मामला देश में है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जो चीज़ों का आपने नाम और चर्चा लिया, मैं पहले से कंडेम करता हूँ। हत्या किसी तरह का मैं इसका कंडेम करता हूँ, दंगा किसी तरह का मैं कंडेम निंदा करता हूँ। ट्रेन में भी हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुआ, जो घटना हुआ, जो मर्डर हुआ, उसका भी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये हेल्दी समाज की निशानी नहीं है। किसी का जात देखकर, किसी का धर्म देखकर, किसी की भाषा देखकर, किसी का नस्ल देखकर उसकी हत्या की जाए। यह जो सरकार हमारी वर्तमान है, ये भारत की जो अस्मिता है, भारत का जो सम्मान है, भारत का जो विश्व में नाम लिया, इसकी परवाह नहीं है कि हमको लोग इस वजह से किस नज़रिया से देखेंगे, उनका सोच क्या होगा, हमारी इज्जत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत दुनिया को संदेश देने वाला है, अमन का, शांति का, भाईचारे का। ये बुद्ध की सरजमी रही है, ये महावीर की धरती रही है, ये हमारे महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ गॉडसे का अन्याय नहीं चलेगा। क्या लगता है 24 के चुनाव में महागठबंधन का जो नया नाम इंडिया रखा गया है, क्या इंडिया एनडीए को शिकस्त देगी? क्या लग रहा है? पक्का शिकस्त देगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इंडिया एनडीए को शिकस्त देगी। इंडिया लोगों के दिलों में बसता है और समान सोची, एक तरह के सोच वाले दलों को इकट्ठा किया गया है कि देश के अंदर किस तरह से भाईचारा रहे, अमन रहे, हर वर्ग का विकास हो, हर जाति का विकास हो, हर को अपने ढंग से धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार का उसको इख्तियार हो, जो भारत के संविधान गारंटी देता है। और इंडिया जो हमारा महागठबंधन इंडिया नाम से, इसका भी यही लक्ष्य है कि भारत के अंदर सभी को जीने का बराबरी का हक मिले, इसमें कोई हेर फेर न हो, किसी तरह कोई तब्दीली और चेंजिंग नहीं हो। इंडिया गठबंधन में घटक दलों में एकता दिख रहा है? एकता तो है,
इतने नीतीश कुमार के एक आह्वान पर इतने दल एक साथ आ गए हैं, ये एकता का परिचय ही तो है। और एकता कायम रहेगा, क्योंकि अगर एकता न रहेगा तो फिर हम देश को नहीं बचा पाएंगे ना। ये सभी दल समझ रहे हैं कि अगर देश को बचाना है तो इंडिया को ही जिताना होगा। देश का विकास चाहते हैं तो इंडिया को ही जिताना होगा। देश की भलाई चाहते हैं, इंडिया को ही जिताना होगा। देश को सुरक्षा देना चाहते हैं तो इंडिया को ही जिताना होगा। अगर भारत के परचम को बुलंद करना है तो इंडिया को जिताना है। इस तरह से ये लोग जो हालात पैदा कर रहे हैं, खाना जंगी जैसा, वर्ल्ड के लीडर बयान देना शुरू कर दिए भारत के बारे में। भारत दुनिया को दिशा और दशा देने वाला देश, जो भारत दूसरों को बताता था कि आपके अंदर अमन नहीं, आपके अंदर शांति नहीं, आपके अंदर भाईचारा नहीं, ये भारत साउथ अफ्रीका के लिए जंग लड़ा, वहाँ गोरे और काले के भेद को मिटाया। दुनिया के बहुत देशों में जहाँ भेदभाव था उसके खिलाफ भारतीय नेताओं ने आह्वान किया और उस चीज़ों को ख़त्म कराया। हमारे देश भी नहीं चलने वाला है। देश के 99.99% लोग जो है वो देश में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, देश के अंदर भाईचारा चाहते हैं, देश का नाम दुनिया में रोशन हो, देश हमारा एक मजबूत देश बने, इसकी कामना करते हैं। जब 99% लोग की ये कामना है तो सरकार किसकी बनेगी? भाजपा तो जो भी चुनाव जीती है, चाहे 14 का हो, 19 का हो, तो 80-20 के आधार पर ही चुनाव जीती है और चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, आप पत्रकार हैं, बार बार कह रहे हैं, आपको बड़ी नॉलेज भी है। आप जो 14 का जो इलेक्शन हुआ इनका, उसमें हिंदू वोट का, बाकी सिख का वोट छोड़ दीजिए, ईसाइयों का वोट छोड़ दीजिए, बौद्धिस्टों का भी वोट छोड़ दीजिए, मुसलमानों का भी वोट छोड़ दीजिए, हिंदू वोट का इनको कितना मिला था? 35%। 65% हिंदू वेयर अगेंस्ट टू भाजपा। अगर ये देश सेकुलर बना, देश जमहूरियत बना, तो ये देश अगर सेकुलर जमहूरियत को बनाने का श्रेय अगर है तो हम अपने हिंदू भाइयों को देते हैं, जो गुजर गए हमारे लीडर उनको हम देते हैं। ये देश मुसलमानों ने सेकुलर नहीं बनाया, ये देश को मुसलमानों ने जमहूरियत नहीं लाया। ये सारा श्रेय हम हिंदू लीडरों को और हिंदू भाइयों को देते हैं। आज आप जान रहे हैं कि 1914 में इनको हिंदू वोट का लगभग 35% मिला, मतलब 65% वोट हिंदू इनके खिलाफ थे। 1919 में ये रेशियो थोड़ा बढ़ा, 1900 रेशियो में ये रेशियो बता रहा है 38% का, तब भी 62% हिंदू इनके खिलाफ है। देश में शांति, अमन, चैन, सौहार्द बना रहे, इस पर आप क्या कहें? हर हाल में शांति चाहिए, हर हाल में भाईचारा चाहिए। देश का अगर विकास होना है, समाज का अगर विकास होना है तो अमन की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। लोगों की जो मूल समस्या हैं उससे दूर हटाने के लिए ये तमाम गलत बातें पैदा की जाती है, समाज को तोड़ा जाता है, समाज को बांटा जाता है। अगर हमको देश की भलाई चाहिए, दुश्मन देश तो चाहता है कि भारत के अंदर खाना जंगी हो, भारत के अंदर गिरी हुई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, भारत के लोग आपस में लड़े मरे कटे। वो मेरा हितैषी नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन देश चाह रहा है। और इसी के साजिश का शिकार अगर कोई पार्टी, कोई दल, कोई अगर संगठन हो रहा है तो आप देश के हितैषी नहीं हैं, आप देश के विरुद्ध जा रहे हैं, देश के कानून के विरुद्ध जा रहे हैं, देश की जो आत्मा है उसके विरुद्ध आप जा रहे हैं। 25 में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, फिर ने आप चुनाव की बात कर दी। हमने कहा कि मैं हमेशा तैयार हूँ, अगर ये जिम्मेदारी हमारे पार्टी के आला नेता हमें देंगे, बड़े नेता हमको देंगे। अकील साहब आइए, आप लोकसभा लड़िए, मैं लोकसभा लड़ूंगा। अकील साहब आइए, आप विधानसभा लड़िए, मैं विधानसभा लड़ूंगा। वो अगर बोलेंगे अकील साहब आइए, आयोग के चेयरमैन बनिए, मैं ये जिम्मेदारी लूँगा। लेकिन इसके लिए हमारा किसी से न मनमुटाव है, न किसी के खिलाफ कोई निगेटिविटी मेरे मन के अंदर है। मैं पार्टी का सच्चा और वफादार सिपाही हूँ, मैं ताउम्र यही रहूँगा। मैं जब इस तरह सेना में रह कर देश सेवा किया, देश के लिए मैंने काम किया, उसी तरह जब पार्टी में आया हूँ, उसी एक सैनिक की तरह मैं पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, ये करते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता सैयद मोहम्मद अकील अख्तर। इन्होंने बेबाकी से राजनीति की कई बिंदुओं पर बात रखी और बेबाकी से प्रश्नों का जवाब दिया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।